नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे बड़े कदम की जो उसके ऊर्जा भविष्य को पूरी तरह से बदलने का दम रखता है। एक नया कानून जो वैश्विक न्यूक्लियर स्टेज पर भारत की भूमिका को फिर से लिख सकता है। और ये लाइन आप देखिए उस एक उलझन को बिल्कुल सही पकड़ती है जिसने दशकों तक भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को घेरे रखा। वादे तो बहुत बड़े थे, लेकिन तरक्की उतनी हो नहीं पाई। तो चलिए इस पूरी कहानी को आज समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि भारत का न्यूक्लियर सपना असल में रुका क्यों रहा। फिर बात करेंगे शांति बिल की, जो सब कुछ बदलने का वादा कर रहा है। इसके बाद हम नए फ्रेमवर्क लायबिलिटी यानी देनदारी की गुत्थी और आखिर में भारत के न्यूक्लियर फ्यूचर पर नजर डालेंगे। तो दिक्कत कहाँ थी? वो कौन सी चीज थी जो भारत की न्यूक्लियर तरक्की के आड़े आ रही थी? असल में इसका जवाब छिपा है कानूनों के एक बहुत ही उलझे हुए जाल में। सोचकर देखिए, मान लीजिए कोई एक हाईवे बना रहा है, लेकिन हर कुछ किलोमीटर पर नियम बदल जाते हैं। कहीं बनाने की इजाजत है, कहीं नहीं। बिल्कुल यही हाल था भारत के न्यूक्लियर सेक्टर का। 1962 और 2010 के दो अलग अलग कानूनों ने इतनी कंफ्यूजन पैदा कर दी थी कि न तो देश के प्राइवेट इन्वेस्टर्स पैसा लगाना चाहते थे और न ही दुनिया के बड़े पार्टनर्स आगे आ रहे थे। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। एक नया बिल आया है जो इस पूरी पुरानी उलझी हुई व्यवस्था को जड़ से बदलने का दम रखता है, और इसका नाम है शांति बिल। देखिए, ये सिर्फ कोई नया कानून नहीं है, ये एक तरह का रीसेट बटन है। इसका मकसद सीधा सा है, पुराने सारे कानून हटाओ और एक नया मॉडर्न सिंगल कानून लाओ जो भारत को दुनिया के न्यूक्लियर कॉमर्स के नियमों के साथ खड़ा कर सके। तो देखिए फर्क कितना बड़ा है। पहले क्या था? दो अलग अलग कंफ्यूजिंग कानून जो निवेशकों को डराते थे, और अब एक सिंगल अम्ब्रेला लॉ लाने की तैयारी है जिसका मकसद है क्लैरिटी लाना और भारत को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बराबर लाना। और ये सब किया क्यों जा रहा है? इस बड़े नंबर के लिए, 100 गीगावाट्स। और ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, ये 2047 तक भारत के लिए क्लीन एनर्जी का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। और इस लक्ष्य तक पहुंचने में न्यूक्लियर एनर्जी को एक बहुत ही अहम रोल निभाना है। तो सवाल उठता है कि ये जो नया फ्रेमवर्क है, ये काम कैसे करेगा? मतलब इसमें रोल्स और रूल्स कैसे बदले जा रहे हैं? ये बिल एक बड़ा स्मार्ट और बैलेंस तरीका अपनाता है। ये भारत की प्राइवेट कंपनियों के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के दरवाजे खोलता है ताकि देश की अपनी कैपेबिलिटी बढ़े, लेकिन साथ ही फ्यूल एनरिचमेंट और रीप्रोसेसिंग जैसे जो सबसे सेंसिटिव हिस्से हैं, उनका पूरा कंट्रोल केंद्र सरकार के ही पास रहेगा। और एक और बहुत जरूरी बात, पावर को साफ साफ बांटा गया है। सरकार का काम है लाइसेंस देना, और जो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है यानी AERB, वो अब पहले से ज्यादा पावरफुल और इंडिपेंडेंट होकर सेफ्टी के सारे मामलों को देखेगा। इससे सिस्टम में भरोसा बढ़ेगा। चलिए अब आते हैं उस सबसे बड़े और उलझे हुए सवाल पर जिसने सालों तक इस सेक्टर को रोके रखा, लायबिलिटी। यानी अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? 2010 का जो कानून था वो भोपाल गैस त्रासदी के बाद बना था। उसने सारी जिम्मेदारी ऑपरेटर और सप्लायर पर डाल दी थी, और यहीं पर असल पेच था। ये कानून दुनिया के बाकी देशों से बिल्कुल अलग था, और इसी वजह से विदेशी कंपनियां भारत आने से हिचक रही थीं। सवाल हमेशा यही था, पैसा कौन देगा? तो ये जो नया शांति बिल है, ये इस पहेली को सुलझाता है। ये लायबिलिटी को सीधा ऑपरेटर पर डालता है, जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड है। सप्लायर की जिम्मेदारी तभी बनती है जब कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा हो या फिर उसने जानबूझकर कोई गड़बड़ी की हो। और तो और आतंकवाद जैसी घटना को सॉवरेन रिस्क माना गया है, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की हो। इतना ही नहीं, लायबिलिटी की एक लिमिट भी तय कर दी गई है, 300 मिलियन SDR। अब SDR क्या है? इसे आप एक तरह की इंटरनेशनल करेंसी समझिए, जिसे IMF इस्तेमाल करता है। इसका फायदा ये है कि अब सबको पता है कि मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी होगी, जिससे बिजनेस करना आसान हो जाता है। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी बात, इस बिल में विक्टिम्स यानी पीड़ितों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। अब न्यूक्लियर डैमेज का मतलब सिर्फ तुरंत हुआ नुकसान नहीं है, इसमें सेहत पर लंबे समय तक होने वाला असर, इकोनॉमिक लॉस और पर्यावरण को ठीक करने का खर्च भी शामिल होगा। और मुआवजे के लिए एक तेज प्रक्रिया भी बनाई जाएगी। तो इन सब बदलावों का मतलब क्या है? भारत के न्यूक्लियर फ्यूचर के लिए इसके क्या मायने हैं? ये कहानी है सिर्फ बहस करने से आगे बढ़कर डिलीवरी करने की।
इसे एक डोमिनो इफेक्ट की तरह देख सकते हैं। जब नियम ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से होते हैं तो भारत एक भरोसेमंद पार्टनर बनता है। जब भरोसा बढ़ता है तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरफ से पैसा आता है। नए आईपी रूल से देश में इनोवेशन बढ़ता है और ये सब मिलकर भारत को सिर्फ एक पोटेंशियल वाले देश से एक असल न्यूक्लियर बिल्डर में बदल देते हैं। और आखिर में यही इस बिल का असली मकसद है, सालों की बहस से निकलकर जमीन पर काम करना और एक अलग थलग पड़े देश से एक भरोसेमंद न्यूक्लियर बिल्डर बनना। तो ये शांति बिल सिर्फ एक कानून नहीं है, ये एक इरादा है, एक ऐलान है। लेकिन अब असली सवाल ये है, क्या भारत इस दूसरे मौके को भुना पाएगा? क्या वो ग्लोबल न्यूक्लियर लीडरशिप में अपनी सही जगह हासिल कर पाएगा?